हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, बिहार का भूगोल हम लेके चल रहे थे एक सब्जेक्ट के तौर पे, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये चौथा चैप्टर है जो है बिहार का जलवायु, बिहार की ऋतुएं, बिहार का मौसम या बिहार का क्लाइमेट। आप इसको जिस रूप में भी समझना चाहें अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं। ये बिहार के क्लाइमेट के विषय में है, बिहार में किस तरह की ऋतुएं होती हैं, किस तरह के मौसम होते हैं और अलग अलग भागों में बिहार के किस तरह के मौसम पाए जाते हैं, किस तरह के का क्लाइमेट पाया जाता है, बिहार की जलवायु किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन कारकों पर निर्भर करती है। इस तरह के तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि NCERT का जो भारत का भूगोल है, समकालीन भारत, क्लास 9th और 10th की किताब जो है, उसी तर्ज पर मैंने बिहार के भूगोल के ये अध्याय बनाने शुरू किए हैं, जो बिहार का भूगोल ही केवल बताती हैं आपको और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताती है। ये चैप्टर्स, ये नोट्स मेरे अपने बनाए हुए हैं, खुद के बनाए हुए हैं। हाँ, संकलन मैंने अलग अलग जगह से बिल्कुल किया है, क्योंकि बिहार का भूगोल मैं अपने हिसाब से बदल नहीं रही हूँ। जो बिहार का वास्तविक भूगोल है मैं उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे कंसेप्ट का ये संकलन है। इस वीडियो सीरीज़ को देखना बिल्कुल ना भूलिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने पहले के 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल में जा कर के उसको देख लें। और जैसा कि अब हमारे पास पर्याप्त समय भी है, तो उसके पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे बिहार के भूगोल को कवर कर लेंगे चैप्टर वाइज, और इसका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए, काफ़ी बातचीत हो गई, मैं इसको शुरू करती हूँ। बिहार जलवायु यानी क्लाइमेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा ये जान लें कि जलवायु क्या चीज़ होती है। तो ये तो परिचय मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है आपको, जैसा कि नज़र आ रहा है कि बिहार की जलवायु मॉनसूनी है। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि भारत की जलवायु भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मॉनसून जलवायु है, क्योंकि ये मॉनसूनी हवाओं का इस पर असर काफ़ी पड़ता है। आगे हम इन चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे। चूँकि बिहार की जो लोकेशन है बिहार का, भारत के उत्तरी मैदान में, वहाँ पर वो लोकेशन काफ़ी हद तक मानसून शाखा से प्रभावित होता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बिहार की जलवायु को मैंने क्षेत्र के अनुसार भी दिया है। पूर्वी भाग में हमें आर्द्र जलवायु मिलती है, आगे ये सारी बातें स्पष्ट होने वाली हैं फ्रेंड्स, परेशान ना हो। पश्चिमी भाग में हमें अर्धशुष्क जलवायु मिलती है, और अक्षांशीय विस्तार के अनुसार बात करें तो बिहार की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, आगे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है इस चैप्टर में। बिहार की जलवायु का एक कोना भी नहीं बचेगा, मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जलवायु कहते किसे हैं, जलवायु क्या होती है। देखिए, हमारे सामने 3 ऐसे शब्द आते हैं। एक तो है यही जलवायु, दूसरा शब्द होता है मौसम, और तीसरा है ऋतु यानी क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स। ये 3 तरह के शब्द हमारे सामने आते हैं, और तीनों को कई बार हम एक साथ देख लेते हैं, एक ही रूप में देख लेते हैं। बल्कि ऐसा कहें कि एक ही प्रजाति के ये 3 अलग अलग शब्द हैं तो गलत ना होगा। हाँ, लेकिन इनके मतलब में कुछ प्रैक्टिकल सा अंतर है। जैसे शुरू करते हैं मौसम से। ठीक है, मौसम ये लीजिए, मैंने इंग्लिश में लिख दिया मौसम। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हाँ, जैसे आप हो सकता है कि आप सुबह उठे हों तो आपको अपने घर के चारों तरफ, अपने खिड़की से, अपनी बालकनी से चारों तरफ फॉग दिखा हो, कोहरा दिखा हो। ठीक है, धुंध दिखी हो पूरी। शायद ऐसा लगा हो जैसे कि आज धूप नहीं निकलनी थी, आज बहुत ठंड पड़ने वाली है। लेकिन जैसे जैसे दिन के 11 से 12 बजते हैं, पता चलता है कि धूप निकल गई और थोड़ी सी गर्मी भी धूप में है, थोड़ी सी जलन भी धूप में महसूस हो रही है। यानी सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस वक्त आके थोड़ी सी सर्दी में कमी आ गई है, थोड़ा वार्म था गया है मौसम में, थोड़ा वार्म था गया है हमारे वातावरण में। ये होता है मौसम, जिसे हम कहते हैं वेदर,
जो मिनटों में, सेकेंडों में, घंटों में बदल जाता है। एक दिन में मौसम कई तरह से बदल सकता है। हो सकता है सुबह आप उठे तो काफ़ी ठंड लगे, दोपहर में थोड़ी सी धूप हो जाए, और हो सकता है कि शाम को हल्की सी बारिश भी हो जाए। मे भी पॉसिबल हो सकता है। ये होता है वेदर, ठीक है, मौसम, जो फ़ौरन कभी भी बदल सकता है, किसी भी वक्त बदल सकता है तात्कालिक रूप से। दूसरा शब्द मैंने बताया था सीज़न। सीज़न क्या होता है? तो सीज़न एक पैटर्न में चलता है, ठीक है। सीज़न एक पैटर्न में चलता है, ऋतुएं एक पैटर्न में चलती हैं, जिसमें कि एक ख़ास किस्म की मौसमी स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है, ठीक है, वो सीज़न होता है। जैसे देखिए समर सीज़न, विंटर सीज़न, या फिर आपका रेनी सीज़न, है ना। तो ये सीज़न होता है जिसको हम ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। अब हम आते हैं अपने उस शब्द पे जिस पे हमें विशेष तौर पे चर्चा करनी है, वो है जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है, क्लाइमेट भी कहते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये जलवायु क्या होती है? सीज़न और मौसम तो हम समझ गए। तो देखिए, किसी स्थान विशेष की मौसम से संबंधित समस्त दशा के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। यानी किसी खास जगह के एवरेज वेदर कंडीशन को, जो कि 30 साल 30 ईयर्स या उससे अधिक समय तक का जो एवरेज वेदरिंग कंडीशन होता है, एवरेज वेदर कंडीशन होता है, एवरेज मौसमी दशा जो होती है, जो एक लंबे समय तक, कम से कम 30 साल या उससे अधिक समय के लिए होती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे अब देखिए, आप भले ही हमारे यहाँ अभी कितनी भी ठंड पड़ रही हो, चाहे हमारे यहाँ कितनी भी ठंड हो, लेकिन आप राजस्थान की तरफ जाओ, राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्सों में जाओ जहाँ पे तापमान का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ठंड हमारी अपेक्षा थोड़ी सी कम है, एटलीस्ट डे टाइम में। इसी तरह से आप सी कोस्ट पे चले जाइए, सी कोस्ट पे चले जाइए, ऐसी जगह जो समुद्र का तटीय एरिया हो, वहाँ भी आप देखेंगे कि जो सीज़न है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो बहुत कम होता है, हमारे जितना नहीं होता। हमारे यहाँ बिहार में क्या है, ठंड पड़ती है तो बहुत ठंड पड़ती है, गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है, समर सीज़न, ठीक है, तो समर सीज़न में क्या होता है, हम छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं हिल स्टेशन पे। क्यों? हिल स्टेशन पे समर सीज़न नहीं होता? हिल स्टेशन पे भी समर सीज़न होता है, लेकिन वो कॉम्पैरेटिवली, चूँकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉम्पैरेटिवली कोल्ड है, ठंडा है ना, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे ठंड पड़ती है, इसीलिए हमें अपने जगह से, अपने एरिया से ठंडी वो जगह मालूम होती है जहाँ जाके हम राहत महसूस करते हैं। तो किसी भी स्थान विशेष की, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के मौसम से संबंधित जो एवरेज कंडीशन होता है एक लंबे समय तक, 30 साल या उससे अधिक समय तक, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और बातों पर। किसी भी स्थान की जलवायु किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? किसी भी स्थान की जलवायु कुछ फैक्टर्स पे, कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। ये कारण क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो एक बात तो हमेशा याद रखने की है क्लाइमेट को पढ़ने के समय, चूँकि ये मान के हम लोग भारत या बिहार के भूगोल को पढ़ते हैं कि हमें भूगोल की बेसिक चीज़ों की जानकारी है, चाहे वो फिर बात लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की हो, या फिर बात वो एयर प्रेशर और टेम्परेचर की हो। ये मान के हम चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी मैंने 2 चीज़ों का नाम लिया, एयर प्रेशर यानी वायु दाब, ठीक है। जो लोग जिनको थोड़ा सा चाहते हैं कि मैं हल्का सा डीपली बताऊं, और जिनको पता है, दोनों के लिए वायु दाब और तापमान, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें किसी भी जगह के मौसम या जलवायु, इन सारी चीज़ों के मेन फैक्टर्स ये होते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से पूरा का पूरा गेम है, पूरा का पूरा जो भी सर्किल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट हैं। कैसे है इन दोनों पे डिपेंडेंट? तो देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारी जो पृथ्वी है, इस पे ऊर्जा का स्रोत क्या है? इस पे ऊर्जा का स्रोत है
सन, सूर्य। सूर्य से हमें जो सूर्य किरणें प्राप्त होती हैं, इनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हीट प्राप्त होती है पृथ्वी को, वही जीवन और वही तमाम ऊर्जा का स्रोत है। बेसिक यही है, सूर्य ही है, ठीक है। और इसी सन हीट से हमारे पृथ्वी पे आता है टेम्परेचर, ठीक है, तापमान। फॉर एग्जाम्पल, ये रही पृथ्वी की सतह, ठीक है, ये रहा सूर्य। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पे पड़ेंगी तो क्या होगा, पृथ्वी की सतह जो है ये गर्म हो जाएगी, लैंड जो है ये गर्म हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को, लैंड गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर क्या होगा, आप जानते हैं कि पृथ्वी पे चारों तरफ हवा का कंबल है ना, हवा का कंबल ओढ़े हुए पृथ्वी, यानी कि हर तरफ हवा का आवरण है। ये लैंड से लगी हुई जो हवा है ये गर्म हो जाएगी, क्योंकि लैंड गर्म हो गया। हवा गर्म होगी तो क्या होता है, हवा जैसे ही गर्म होती है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो फैलने लगते हैं। कोई भी चीज़ गर्म होकर फैलने लगती है, तो जैसे हवा गर्म होगी ये हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। जब तक ये हवा गर्म नहीं थी, ठंडी थी, तो ये नीचे बैठी हुई थी। अभी ठंडी होते ही इस हवा ने क्या किया, ये मैंने बनाया हुआ था अभी, ठंडी होते ही ये हवा गर्म होते ही ये हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई। तो जो हवा का प्रेशर था, अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया था, वायु दाब, ठीक है। तो जो हवा का दाब था, जो हवा में प्रेशर था, जब वो प्रेशर ज़्यादा था, किसी भी चीज़ में प्रेशर होता है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ दबाव देती है तो वो नीचे ले जाती है। जब हवा में दबाव ज़्यादा था तो वो नीचे थी। अब हवा गर्म हो गई, गर्म होने पे वो हल्की हो गई, और जैसे ही उसका भार कम होगा, हल्की होगी, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होते ही वही हवा वापस ऊपर की तरफ उठने लगी, क्योंकि अब उसमें वो भारीपन नहीं रहा, ठीक है। अब जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो आप मुझे बताइए कि पृथ्वी पर कोई जगह है जो हवा से खाली है? नहीं है। तो जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ गई तो ये जो प्लेस अब बचा, अब जो जगह बची, उस जगह पे भी तो हवा आ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पे कोई जगह हवा के बिना नहीं है। इस जगह पे हवा कौन सी आएगी, गर्म हवा तो ऊपर उठ गई, यानी हवा नीचे धरती के पास, सतह के पास वही रहेगी जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी जो हवा ठंडी होगी, क्योंकि गर्म होगी तब तो वो ऊपर चली जाएगी, यानी ठंडी हवा नीचे रहेगी और गर्म हवा ऊपर रहेगी। कहने का मतलब कि जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, हवा गर्म हुई, ऊपर उठी। यानी अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब तक हवा में प्रेशर ज़्यादा था, हवा भारी थी, वो नीचे लगी हुई थी, भारी और ठंडी हवा थी। ठंडी है तभी नीचे है ना, क्योंकि ठंडी है, टेम्परेचर कम है तो वो भारी है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर आया, बढ़ा, ये भारी हवा अब हो गई हल्की, क्योंकि ये गर्म हो गई, और गर्म होके हो गई हल्की। मेरे कहने का मतलब कि वायु दाब और तापमान, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वायु दाब कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा ना, वायु दाब यानी एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब, बस इतना ही समझाने की कोशिश आपको तब से कर रही हूँ कि एयर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर प्रेशर घटेगा, और एयर प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चल, तो अब ये वायु दाब और टेम्परेचर के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर असर डालते हैं। ये क्या क्या होता है? ये होता है ऊंचाई, अल्टीट्यूड, धरातलीय संरचना जिसको रिलीफ फीचर भी कहते हैं, भौगोलिक स्थिति, लोकेशन, सौर विकिरण, समुद्र तट से दूरी, अक्षांशीय विस्तार। मेनली ये चीज़ें होती हैं।
अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो पक्का ये वीडियो 1-1.5 घंटे से कम का नहीं होने का, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट बता सकूं। ऊंचाई का क्या मतलब हुआ? अब आप बताइए मुझे कि भारत की जो स्थिति है, यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। इस हिमालय की वजह से दक्षिणी जो उत्तरी ध्रुव है, उधर से जो साइबेरियन हवाएं आती हैं ठंडी, वो हमारे तक नहीं आ पाती। नहीं तो अगर ये हिमालय नहीं होता तो क्या होता, तो वो ठंडी हवाएं हमारे यहाँ आती और टेम्परेचर को एकदम से कम कर देती, ठंड बढ़ा देती। तो कहीं ना कहीं एल्टीट्यूड, ऊंचाई भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, आप देखते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा रिलीफ फीचर, धरातलीय संरचना, हमारे यहाँ जो ऊंची नीची संरचना है, प्लेन है तो अलग क्लाइमेट हो जाता है। इसी तरीके से आप ऊंचाई पे चले जाओगे, पहाड़ों पे जाते हो तो अलग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, लोकेशन, जो हमने पहले चैप्टर में देखा था बिहार का लोकेशन, उसी तरह से कुछ इंडिया का भी लोकेशन है। भारत का लोकेशन है यहाँ पे ग्लोब में, ठीक है। अब ये लोकेशन ऐसा है कि इसमें जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को हम देखते हैं, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का जो मेल है, या कहने का मतलब कि ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, और ये रहे हमारे लैटिट्यूड्स, ये रहा सन। इतना तो आप समझ रहे हैं कि सन की रोशनी हमेशा सीधी पड़ेगी कहाँ? इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, वैसे वैसे सन की रोशनी तिरछी होने लगेगी, यानी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी। तो यही भौगोलिक स्थिति की बात है कि हमारा देश जहाँ स्थित है ना, कर्क रेखा ठीक बीचों बीच से गुजरती है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से इसकी जलवायु पर असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हम पे डायरेक्ट पड़ती हैं। वर्ष का एक भाग होता है, एक समय होता है जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं। तो ये भौगोलिक स्थिति हो गई। इसके अलावा सौर विकिरण, मैंने बताया है कि सनरेज पे ही सारा गेम डिपेंड कर रहा है, सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि समुद्र तट के पास जो जगह होती है ना, वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत कम होता है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है कि समुद्र और पृथ्वी, लैंड, सी और लैंड, वाटर और लैंड का जो हीटिंग कूलिंग रेट होता है ना, उसकी वजह से ये मेंटेन हो जाता है। हीटिंग कूलिंग रेट कैसे होता है, जल्दी से फटाफट बता दूं आपको। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, और ये लैंड है सपोज। अब आप खुद सोचिए कि जब सूर्य की रोशनी दोनों पे पड़ेगी तो पहले गर्म कौन होगा? ऑटोमेटिक है, पहले लैंड गर्म होगा, ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी। जैसे ही लैंड गर्म हुई तो इधर का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और यहाँ का प्रेशर, इसके वाटर का प्रेशर कैसा होगा? इधर का कंपैरिजन में हाई प्रेशर होगा, ठीक है। नतीजा क्या होगा ना कि हवा जो चलेगी, क्योंकि एयर प्रेशर इधर लो हो गया, इधर हो गया हाई, ठीक है, तो हवा जो चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर वाली हवा कैसी होगी? ठंडी। और लो प्रेशर वाली जगह कैसी होगी? गर्म। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मैंने अभी बताया कि जो सी है, सी के तरफ प्रेशर हो गया हाई, हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया। लैंड की तरफ का प्रेशर हो गया लो। किधर चलेगी हवा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? दिन में, जब सूर्य की रोशनी आ रही है और लैंड ज़्यादा गर्म हो गया है। ठीक रात को देखिए, रात के समय सीन उल्टा हो जाता है। ज़मीन जो अभी तक दिन से गर्म हो गए हैं, ये सनलाइट के जाते ही अचानक से ठंडी हो जाती है, तुरंत ठंडी हो जाती है। जैसे ही ठंडी हुई, इसका प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई। समुद्र का पानी जो सुबह से गर्म होते होते अब गर्म हुआ है, इधर का मौसम हो गया गर्म और हवा का प्रेशर हो गया लो। हवा किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसी को हम स्थल समीर और समुद्र समीर कहते हैं, आपने सुना होगा, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज, स्थल समीर और समुद्र समीर। इसी वजह से टेम्परेचर का वेरिएशन कम होता है।
ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट। इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार तो मैंने आपको बता ही दिया। ये तो हो गया कि किसी क्षेत्र की जलवायु किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब एक और चीज़ देखते हैं हम कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये तो किसी भी स्थान की जलवायु का हमने देखा। बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है हिमालय की स्थिति, छोटा नागपुर पठार, आगे हम ये सब देखेंगे। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है, इसका भी असर पड़ता है बिहार पे बहुत ज़्यादा। बंगाल की खाड़ी से बिहार का निकट होना ये भी बहुत बड़ा असर डालता है। साथ ही साथ उत्तरी मैदान में नॉर्वेस्टर, चक्रवात और लू जैसी चीज़ें जो हैं ये भी बहुत असर करती हैं। ग्रीष्मकालीन जो तूफान आते हैं इनका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए बिहार की जलवायु मानसूनी है। और वायु दाब का तो असर पड़ता ही है, तापमान का असर पड़ता है। ये बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे इस चैप्टर में भी बहुत कुछ है, पूरा का पूरा जलवायु कंसेप्ट पे ही आधारित है, तो धैर्य के साथ देखिएगा। देखिए होता क्या है कि हिमालय के फुटहिल में हिमालय की स्थिति जो है यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। हिमालय के क्षेत्र में जैसे पश्चिमी चंपारण वगैरह की तरफ वर्षा अधिक होती है, जबकि आप मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे तो तापमान अधिक होता है। पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे वर्षा कम होती है, मतलब बिहार के पश्चिम में एकदम चले जाओ तो वहाँ पे वर्षा कम होती है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी निकट होने से बहुत सारे तूफान वगैरह जो हैं ये, चूँकि एयर प्रेशर जो होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये हमारा भारत हुआ, यहाँ पे बिहार की स्थिति है। पश्चिमोत्तर भारतीय मैदान में इधर का जो हिस्सा है यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, लो यानी कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। और यहाँ लो प्रेशर सेंटर होने से बंगाल की खाड़ी पर जो हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं वो इधर अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और नतीजा ये होता है कि बिहार के मैदान में पूर्व से पश्चिम की तरफ ये हवाएं चलती हैं और यहीं पर आकर के बारिश भी होती है। मानसून इधर से आता है और बारिश यहाँ काफ़ी होती है, ठीक है। आगे हम अभी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आने वाली हैं। अब बिहार के क्लाइमेट यानी बिहार के जलवायु की कुछ विशेषताओं की बात कर लें। सबसे पहली बात है कि बिहार की स्थिति कर्क रेखा के उत्तर में है। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की स्थिति कर्क रेखा के उत्तर में है। जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण मिलते हैं। हमारे बिहार की जो जलवायु है इसमें महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण हैं, लेकिन चूँकि वर्षा काल में जब रेनी सीज़न होता है ना तो काफ़ी आर्द्रता हो जाती है, मॉइस्चर बहुत रहता है, आर्द्रता बहुत रहती है। यानी इस नमी के कारण आप कह सकते हैं कि महाद्वीपीय जलवायु तो है लेकिन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी संशोधित हो जाती है। संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से इसको जाना जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय तो है ही क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में है, और संशोधित रूप में क्योंकि थोड़ा आर्द्रता उस समय रहती है, मॉइस्चर रहता है। बिहार में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। देखिए मौसम लिख के मैंने काटा है, कारण क्या है मैं ये क्लियर करना चाहती थी, मौसम नहीं है ऋतुएं हैं, है ना। ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बिहार में कौन सा मौसम चल रहा है, मौसम नहीं चल रहा होता है, ऋतु चल रही होती है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आप भविष्य के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो बी एन ऑफिसर, आप ऑफिसर की तरह सोचिए, एक अधिकारी की तरह सोचिए, उसी नज़र से देखिए, उसी मैच्योरनेस, उसी समझदारी के साथ चीज़ों को देखिए, शब्दों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं हर शब्द को नाप तोल के ही बोलती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं साधारण भाषा और आपके साथ और ज़्यादा कनेक्शन बनाने के लिए, लिंक्ड होने के लिए मैं साधारण से साधारण भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करती हूँ, जैसे आपको लगे कि आपके अपने परिवार की ही, आपकी कोई बहन, आपके घर की ही कोई बोल रही है। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि साधारण से साधारण भाषा का प्रयोग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनापन मेरी आवाज़ में आपको मिले। कितना मिलता है मुझे नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बिहार में 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। काल भी लिखा हुआ है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेके मध्य जून तक होती है। इसके बाद मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ मैंने मेंशन की हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में भी ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। साथ ही जून में नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान के कारण अधिक वर्षा होती है, जिसे काल वैसाखी या आम्र वर्षा भी कहते हैं। इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं, मैंगो शावर भी बोलते हैं इसको। दिसंबर जनवरी में जो वर्षा यहाँ होती है उसको झंझावती या झंझावत वर्षा कहते हैं। आगे चल के इसके बारे में हम जानेंगे, चर्चा इसकी आने वाली है आगे। एक एक करके हर ऋतु के बारे में देखते हैं। देखिए, बिहार का चूंकि अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के ऊपर यानी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ की जलवायु जो है गर्म है और यहाँ तापमान 45 डिग्री से अधिक चला जाता है अक्सर। वर्षा यहाँ सामान्य होती है। तो एक एक करके हम यहाँ की ऋतुएं देखते हैं। पहले ग्रीष्म ऋतु की बात करें। देखिए, बिहार मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। बिहार की जलवायु केवल हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें अदर भी बता रही हूँ क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। मार्च से लेके मध्य जून तक बिहार में ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस मौसम में टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है टेम्परेचर। और उत्तरायण सूर्य के कारण, चूँकि सूर्य इस समय उत्तरायण हो जाते हैं अप्रैल और मई में, इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है और तेज धूप रहती है। इस तेज धूप के कारण तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा। मैंने आपको बताया तापमान बढ़ता है इसलिए कम वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। जून में तापमान और आर्द्रता अत्यधिक होती है और इस कारण काफ़ी उमस रहती है। बहुत ज़्यादा उमस हमारे यहाँ हो जाती है, आपने फील किया होगा। इस समय धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, लू चलती है और ये लू तापमान को और ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है, और भी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। ये धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। लू की स्पीड ऐसे 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। तो मैंने एक एवरेज यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। सबसे गर्म जो स्थान है बिहार का वो है गया। 47 डिग्री तक यहाँ का पारा चला जाता है। पटना का टेम्परेचर 43.8 या 44 डिग्री के आसपास चला जा रहा है पिछले 1-2 साल से, देख ही रहे हैं आप। और नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान के कारण यहाँ पे जून में वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान के कारण जून में वर्षा होती है, जिसका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है। ये याद रखना है, बिहार के पूर्वी भागों में इसका ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। गर्मी की ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ इसका आगमन होता है। अब मानसून क्या है? मानसून हवाएं हैं। मानसून जो हवा ऋतु के साथ अपनी दिशा बदल लेती है उसे मानसून कहते हैं, ठीक है। तो मानसून हवा आती है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बिहार में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। मानसून मन में आ रहा है कि आपको मानसून का कॉन्सेप्ट पूरा बताऊं, लेकिन फिर हम भटक जाएंगे। अभी हमें बिहार की जलवायु में ही रहना है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून, पश्चिमी क्षेत्रों में 15 जून तक, ये टेंटेटिव डेट है, वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। लगभग मध्य जून आते आते बिहार में मानसून पहुंच जाता है। अगर मानसून अपने सही समय से आए तो। मानसून का सही समय से आना क्या होता है शायद ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बताइएगा। मानसून के लिए मैं एक अलग वीडियो ले आऊँगी आपके लिए। मध्य अक्टूबर तक मानसून का प्रभाव बना रहता है, ठीक है। बिहार से मानसून पूरी तरह कब जाता है? मध्य अक्टूबर में जाता है। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ बता दूं कि ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए नहीं है, ये आपके मेंस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उतना ही महत्वपूर्ण विषय है,
ठीक है। और अगर आपको विश्वास न हो तो आप पिछले सालों के जो प्रीवियस पेपर्स हैं मेंस के, मुख्य परीक्षा के, उनको उठाइए, देखिए, उतना ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए है। ठीक है। तो मध्य अक्टूबर तक मानसून का प्रभाव बिहार में रहता है। मैदानी भागों में जुलाई में औसत 34 डिग्री होता है तापमान, और सितंबर अक्टूबर में 30 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है। इस समय बहुत सारी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं इस टाइम पे, क्योंकि होता क्या है ना कि बाढ़ आने लगती है। स्पेशली उत्तरी बिहार में आप देखोगे बहुत बाढ़ आने लगती है, और बाढ़ का आने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में 205 सेंटीमीटर के आसपास, और सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर के आसपास, यानी पूरे बिहार में अच्छी वर्षा होती है। असमान वर्षा के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और दक्षिणी भाग सूखाग्रस्त रह जाता है। इसके बाद आता है मध्य अक्टूबर से नवंबर। देखिए, मध्य अक्टूबर में मानसून जाना शुरू हो जाता है, बिहार से लौटना शुरू हो जाता है। इस समय से लेकर नवंबर तक चलता है रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। ये शरद ऋतु जो है ना, ये शीत ऋतु की पृष्ठभूमि है। शरद ऋतु जो है ये एक तरह से शीत ऋतु का वेलकमिंग है, यानी ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि मध्य अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो समय होता है वो ठंड का मौसम होता है, ठंड की ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है। ये शरद ऋतु से ही शुरू हो जाता है। सर्दी और हल्की गर्मी पड़ती है इस समय, इसको हम लोग अक्टूबर हीट भी कहते हैं। अक्टूबर के दिन में आप देखिएगा, अक्टूबर के टाइम पे, कि अक्सर दिन में गर्मी होती है और रात को थोड़ी ठंड लगती है, इसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। मैदानी भागों में पछुआ और उत्तरी हवाओं का बहाव इस समय शुरू हो जाता है। जितने भी बिहार के मैदानी भाग हैं उन सब में पछुआ हवा चलनी शुरू हो जाती है, उत्तरी हवा भी बहने लगती है। इस हवा के बहने के कारण टेम्परेचर कम होने लगता है और ड्राइनेस बढ़ने लगती है। ठीक है, इस तरीके से ठंड शुरू हो जाती है। इसके बाद आती है शीत ऋतु बिहार में। अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। शरद ऋतु शीत ऋतु की पृष्ठभूमि है। वास्तविक शीत ऋतु का काल देखा जाए तो नवंबर से फरवरी तक का समय होता है। सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है बिहार में दिसंबर जनवरी में, सर्वाधिक ठंड पड़ती है इस समय। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से इस समय उठते हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान, और इन चक्रवाती तूफानों के कारण झंझावातीय वर्षा होती है। इस समय जो वर्षा होती है इसको कहते हैं झंझावातीय वर्षा, और इससे ठंड अचानक बढ़ जाती है। इस वर्षा से ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। झंझावातीय जो वर्षा होती है ये रबी फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो ठंड में कुछ वर्षा होती है यहाँ पे, और 5 से 10% तक ये वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ये रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जनवरी में मैदानी भाग का जो टेम्परेचर होता है वो 7.5 से 10.5 डिग्री तक हो जाता है। नवंबर में 19.5 से 22 के आसपास रहता है। पूरे बिहार की बात करें ना तो ठंड में औसत जो टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री होता है। सबसे ज़्यादा ठंड बिहार में जनवरी में पड़ती है, दिसंबर जनवरी में तो होती है, जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके साथ ही साथ देखिए कि उत्तर पश्चिम के जो भाग है ना, जो हमारा पश्चिमी चंपारण का जो हिस्सा है, पर्वतीय तराई का क्षेत्र, और दक्षिण के पठारी क्षेत्र में इस समय पाला पड़ने की संभावना होती है, और ये इस पाले की वजह से कुछ फसलों को, जैसे कि आलू को, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आलू की फसल पूरी ख़राब हो जाती है ये पाला पड़ने की वजह से। ठीक है, ये थी शीत ऋतु। अब यहाँ पे मैंने ये एक इमेज ऐड की है आपके लिए, जिसमें मैं आपको बता सकूँ बिहार में वर्षा जो होती है वो किस हिसाब से होती है। देखिए, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे 160 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ये हिस्से में 140 सेंटीमीटर, ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ये 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा आप देखो कि यहाँ पे हो रही है और इधर पश्चिमी चंपारण में हो रही है। कम वर्षा हमें मिल रही है इस हिस्से में, जो कि पटना के आसपास का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से ये बिहार में वर्षा का वितरण ये मैप दिखाता है। ये PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप पे, जैसा कि मैंने तो PDF देना शुरू कर भी दिया है।
अब ऋतुओं के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ऐसी चीज़ है ना जो हम सिर्फ याद करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कभी, या शायद समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर शायद समझना नहीं चाहते हैं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को यहाँ ऐड करते समय मैंने बहुत सोचा कि इसको थोड़ा सा डीप में तो बताऊं कि आखिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है क्या और किस बेस पे किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तब तो फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल में जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैं तो जा नहीं रही, मैं तो जीएस बता रही हूँ आपको। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 1918 में सबसे पहले इन्होंने भारत को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा था। फिर 1931 और 36 में इन्होंने संशोधन किया और भारत को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत कर दिया इन्होंने। इसको वर्गीकृत करने के लिए इन्होंने जो वेरिएबल्स रखे, जो मानक रखे, वो रखा था एनुअल एंड एवरेज मंथली टेम्परेचर, यानी जो वार्षिक औसत मासिक तापमान होता है उसके आधार पे वार्षिक और मासिक जो वर्षा होती है और जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, इन तीनों के आधार पे कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया है। इसके आधार पे इन्होंने पूरे भारत को 5 क्षेत्र में बांटा है, ए, बी, सी, डी और ई। 5 तरह के जलवायु प्रदेश हैं। ये मुख्य प्रकार हैं ए, बी, सी, डी, ई। इन 5 को अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। ए का मतलब है ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट। बी मतलब ड्राई क्लाइमेट। डी है मोस्ट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट और ई है पोलर क्लाइमेट। सी मैंने इसलिए राउंड करके रखा और लिखा नहीं है क्योंकि सी में ही बिहार आता है, सी के क्षेत्र में ही बिहार का क्षेत्र भी आता है और सी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस जलवायु वर्गीकरण को इन्होंने जब 5 क्षेत्रों में बांट दिया, इसको उप प्रकार में भी बांटा इन्होंने। उप प्रकार में बांटने के लिए ये एम, डब्ल्यू, एस, एच, जी, एफ, सी इन छोटे अक्षरों का, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। एम, डब्ल्यू, एस, जी, एच, एफ, सी, इन अक्षरों का प्रयोग ये करते हैं और इसके मदद से ये उप प्रकारों में बांटते हैं। इसके अनुसार बिहार सी वर्ग में आता है। बिहार सी वर्ग में आता है। बिहार की जलवायु CWG है। CWG का मतलब क्या हुआ? शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, यानी जलवायु हमारी मानसूनी है। मानसून का प्रभाव मुख्य रूप से रहता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ड्राई विंटर सीजन भी होता है। मैंने बताया ना आपको कुछ देर पहले कि हवाएं चलती हैं, तापमान बढ़ता जाता है और वातावरण में शुष्कता आती जाती है, ड्राइनेस आता जाता है। तो मानसून जलवायु है हमारी विथ ड्राई विंटर सीजन। वर्षा ऋतु मुख्य रूप से हमारे यहाँ गर्मी में आती है। हमारे यहाँ गर्मी में वर्षा होती है, जबकि आप देखो तमिलनाडु वगैरह की तरफ वहाँ पे वर्षा होती है विंटर में, ठंड में वर्षा होती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे बिहार की जलवायु CWG है। अब इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है बिहार की जलवायु को। इस CWG को CWA और CSA में विभाजित किया गया है। ठीक है, कैसे? तो आप देखोगे कि उत्तरी और जो उत्तर पूर्व का आप कहिए या पश्चिम, जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वो पूरा का पूरा एरिया CWA में आता है, जबकि पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, दक्षिणी बिहार ये पूरा आता है CSA में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, थॉर्नवर्ट ने, जैसे कोपेन ने बांटा है ना, वैसे ही थॉर्नवर्ट ने CAW बताया है और त्रिवार्था के अनुसार CAW बताया है इन्होंने जलवायु वर्गीकरण। बिहार को CAW में और त्रिवार्था ने भी CAW में ही इनको रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बिहार में कृषि जलवायु का क्षेत्र। कृषि के अनुसार भी जलवायु को देखा गया है, मैंने इसको भी शामिल किया है। हालांकि कृषि पर फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कृषि का अलग अध्याय आएगा। बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिम का मैदान, इसके अलावा
पूर्व का मैदान और दक्षिण पश्चिम का मैदान। एक बार मैं मैप पे ले जाती हूँ आप। पश्चिमोत्तर का मैदान, ठीक है, साथ ही साथ दूसरा है पूर्व का मैदान और तीसरा है दक्षिण पश्चिम का मैदान। ये 3 बड़े क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। आगे हम आपको एक एक करके बताते हैं। पश्चिमोत्तर के मैदान में तापमान 36.6 से एक तरह से अधिकतम तापमान 36.6 और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री होता है। कुल वर्षा यहाँ पे 1040 से 1450 तक होती है। मिट्टी यहाँ की बलुई चिकनी मिट्टी की तरह होती है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसको पूसा का क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और वैशाली ज़िले आते हैं। तो कुल कितने ज़िले हो गए? कुल 11 ज़िले इसमें आते हैं पश्चिमोत्तर के मैदान में। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान, गेहूँ, राई, आलू, मकई, शकरकंद, मक्का, आम, लीची, ईख और मसूर है, जो इस एरिया में ज़्यादा फसल उगाई जाती है। दूसरा है पूर्व का मैदान, जो कि जिसे पूर्णिया का मैदान भी हम कह सकते हैं। मुख्य रूप से मुख्य जो स्थान है यहाँ पे वो पूर्णिया है कृषि का। इसमें तापमान 8.8 डिग्री से अधिकतम 33.8 डिग्री तक होता है। कुल वर्षा 1200 से 1700 होती है और मिट्टी यहाँ की भी बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ ज़िले हैं मधेपुरा, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज। यहाँ मैं आपसे एक आपको सजेशन दूंगी फ्रेंड्स कि आप जब इन ज़िलों को पढ़िए ना तो एक मैप रखिए बिहार का, या मैप बना लीजिए और उस मैप पे ज़िलों को मेंशन कीजिए। जब भी किसी ज़िले के बारे में पढ़िए उस ज़िले को एक बार मैप में देखिए। इससे क्या होगा ना, पूरा बिहार का मैप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप इस बात को मान के देखिए। तो ये 10 ज़िले हैं जो पूर्व के मैदान में आते हैं। यहाँ की मुख्य फसल है जूट, जानते हैं आप, जूट के उत्पादन में पूर्णिया शीर्ष पर है बिहार में। धान, आलू, गेहूँ, मूंग, सरसों, मक्का, ये सारी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तीसरा मैदान है दक्षिण पश्चिम का मैदान। इसमें तापमान 7.8 डिग्री से 37.1 डिग्री तक होता है। वर्षा 990 से 1240 के बीच, ठीक है। मिट्टी यहाँ की दूसरे तरह की थोड़ी पाई जाती है, पठारी टाइप हो जाती है इधर की मिट्टी। और गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, ये यहाँ के ज़िले हैं। यानी कुल यहाँ कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं इसमें, 8 ज़िले। यहाँ की फसल है गेहूँ, चना, राई, धान और मसूर, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुल आपके लिए बिहार में जलवायु के पूरे अध्ययन का मेरा परिणाम था। और इस तरीके से बिहार की जलवायु के विषय में आपका अध्ययन यहाँ पे समाप्त होता है। ये चैप्टर समाप्त होता है, सॉरी, अध्ययन नहीं समाप्त होता आपका अध्ययन तो कभी भी नहीं समाप्त होता। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके नोट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। पीडीएफ आपको एक एक करके मिल रही है, भूगोल की भी पीडीएफ मिल रही है, बिहार स्पेशल के सेट भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ और भी प्लान कर रही हूँ आपके लिए, बिल्कुल मुख्य परीक्षा के बारे में भी सोच रही हूँ। तो जल्दी ही आपको कुछ परिणाम इसका मिलेगा। फिलहाल आप अपने प्रेम को मेरे वीडियोस पे बरसाते रहिए और मुझे विश्वास दिलाते रहिए कि वाकई आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद है, ताकि मेरे अंदर और उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो को। थैंक यू।